गड़गड़ाती ठंडी रात, काली घनी चोक, आसमान पर बादलों की मोटी चादर, चांद कहीं पीछे दबा हुआ। गांव बंसगांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग अलाव के पास सिकुड़ कर बैठे थे। हवा ऐसी लग रही थी जैसे बर्फ के कील शरीर में घुस रहे हैं। लकड़ियां चटक रही थी, धुआं ऊपर उठा जा रहा था और उसी धुएं के साथ एक पुरानी दहशत भी। अलाव की आग बढ़ा रे, आज तो हवा भी जैसे दुश्मनी पर उतर आई है। लकड़ियां भीगी हैं कल्लू काका, जल्दी नहीं पकड़ रही। ऊपर से ये सन्नाटा, लगता है जैसे गांव ही सांस रोक कर बैठा हो। कल्लू काका, आज फिर ठंड का चलावा वाला किस्सा सुनाओ ना, कि सच में वो है या बस लोगों का वहम है। अरे चुप बे, रात को ऐसे नाम मत लिया कर। कहा जाता है जिसका नाम ले उसके आसपास ठंड पहले पहुंचती है। तो क्या होगा, ठंड तो वैसे भी जान लेने पर तुली है। शहर वाले उसे कोल्ड वेव बोलते हैं, हम ठंड का छलावा बोल दें तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, बहुत पड़ता है। हर ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, कभी कभी वो किसी की अधूरी पुकार भी होती है। तालाब की लपटें थोड़ी तेज हुईं। हवा ने अचानक दिशा बदली और सबके चेहरे पर राख के हल्के कण उड़े। एक पल को ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से फूंक मारी हो। सबने हल्का सा मुड़कर पीछे देखा। अंधेरा, बस अंधेरा। रामलाल काका, ये चलावा वाला किस्सा तुमने जितनी बार सुनाया कभी पूरा नहीं सुनाया। आज ना अर्धांग छोड़ना, वरना नींद नहीं आएगी। नींद चाहिए तो ये बात कभी मत सुनो। ये कहानी नींद नहीं, करवटें देती है। लेकिन तुम लोग सुनने पर अड़े हो तो सुनो। ठंड का चलावा कोई रूप नहीं है, कोई चेहरा नहीं। वो ठंडी सांस है जो वहां जाती है जहां लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं। मतलब भूत शैतान वाली बात नहीं है। अरे चालाक है तू, इतनी जल्दी निष्कर्ष मत निकाल। भूत भी होता है, चुड़ैल भी, और पाप का बोझ भी। इस गांव ने खुद अपने हाथों एक औरत को ठंड में मरने दिया था। वही लौटती है हर साल ठंडी हवा बनकर। अलाव के पास बैठे सबके चेहरे पर एक साथ डर और जिज्ञासा की लकीरें खिंच गईं। दूर कहीं कुत्ते ने कुआं कुआं करके भौंकना शुरू किया। बर्फीली हवा ने कानों के पास आकर जैसे फुसफुसाया, ठंड। किसकी बात कर रहे हो काका? उसका नाम लेना भी आसान नहीं, लेकिन जिसने उसे मारा उन्होंने तो उसका नाम तक छोड़ दिया था। पर मैं याद रखे हूं, उसका नाम था सावित्री। सावित्री? पर गांव में तो कोई याद नहीं करता उसका। यही तो पाप है। चलो अब कान खोलकर सुनो। ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, इसके पहले की ठंड से शुरू होती है। उसी बंस गांव में, वही पहाड़ों से उतरती बर्फीली हवा, वही टेढ़ा पीपल का पेड़, वही कच्चे घर। फर्क था तो बस इतना कि तब ठंड का छलावा सिर्फ फुसफुसाहट नहीं था, लोगों की आंखों का देखा हुआ डर था। जब इस गांव में रामदास नाम का एक मजदूर रहता था। लक्ष्मी, अंगीठी में थोड़ी और लकड़ी डाल दे, उंगलियां सुन्न पड़ने लगी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खून की जगह बर्फ बह रही हो। कहाँ से लाऊं जी, पिछली रात की बची खुची लकड़ियां ही डाल दी हैं। ऊपर से सेठ गोविंद का कर्ज और ये ठंड। जिस दिन से उसने सूद बढ़ाया है, उस दिन से जैसे ठंड भी बढ़ गई है। बाबू, मेरी नाक से धुआं निकल रहा है, देखो ना। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कंबल तो पतला हो चुका है, हवा आर पार घुस रही है। कच्ची दीवारों वाला छोटा सा घर, छत से इधर उधर से पानी टपकने के निशान, किनारों से हवा सरसराती हुई अंदर घुसती। एक कोने में पुरानी अंगीठी जो बची हुई लकड़ियों से जैसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। उसी घर में रामदास अपनी पत्नी कामिनी और 2 बच्चों छोटू और मुन्नी के साथ रह रहा था। आज दिन भर खेत में काम किया होगा ना आपने? कुछ मिला भी, या फिर से सेठ ने मीठा बोल के आधा दे दिया? आज तो और भी बुरा हुआ। बोला ठंड में काम आधा होता है तो मजदूरी भी आधी मिलेगी। बोलो ठंड हमारी है या उसकी, मेहनत हमारी, फायदा उसका। अंगीठी की आग थोड़ी और धीमी हो गई, जैसे ये सुनकर उसे भी गुस्सा आया हो, पर उसका गुस्सा राख में दब गया। बाबू, स्कूल में मास्टर जी बोले शहर में रेड अलर्ट लगा है ठंड का। क्या हमारे गांव में भी अलर्ट लगेगा? हमारे लिए बेटा सिर्फ एक ही अलर्ट है, खाली पेट और ठंडी रात। बाकी रेड अलर्ट शहर वालों का खेल। ठीक उसी वक्त बाहर से हवा का एक तेज झोंका आया।
दरवाजे की दरार से सफेद धुंध सा कुछ अंदर घुसा। दीवारों पर टिकी परछाइयां हिलने लगीं और किसी को लगा जैसे किसी ने माँ, किसी ने कुछ कहा क्या? चुप हो जा, तेरी ही सांसें हैं जो धुन बनकर दिख रही हैं। दिमाग में मत भूत प्रेत भर। कहने को कामिनी ने बात डाल दी। उसने दीवार की ओर देखा, वहां जैसे कुछ सफेद सा रेंग कर छत की तरफ जाता दिखा। वो घबराकर आंखें फेर लेती है। एक नाम जो उस वक्त भी फुसफुसाहट में लिया जाता था, एक ऐसी औरत जिसे इसी गांव ने ठंड में बाहर छोड़ दिया था। बिना रजाई, बिना छत, उसी रात वो मरी थी। और कहते हैं उसी रात से हर ठंड में कोई न कोई बिना रजाई, बिना छत के मरता रहा। लोग कहते मौसम का कहर है, पर पुराने लोग कहते नहीं, ये ठंड का जला हुआ है। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है, उस रात की तरफ जब सावित्री अब भी जिंदा थी, ताकि समझ सको क्यों आज भी उसकी ठंडी सांस इस गांव के गले पर हाथ रखती है। मैं भी तो इसी घर में पली बड़ी हूँ भाभी। माँ बाबू दोनों चले गए, मैंने क्या किया था? सेठ ने जबरदस्ती। चुप कर और निकल जा घर के आंगन से, वरना अभी गांव के सामने चिल्लाकर बता दूंगी कि तू कैसी औरत है। सावित्री का भाई अंदर से आवाजें सुन रहा था, पर बाहर नहीं आया। उसका दिल डर और शर्म की दीवारों में कैद था। बाहर आकर बहन के लिए खड़ा होना उसे अपने मर्द होने के खिलाफ लग रहा था। इसे समाज की नजरों से बड़ा कोई नहीं। जा सावित्री, अभी हालात संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना घर से दूर रहेगी उतना अच्छा है। आज रात के लिए कहीं और इंतजाम कर ले। ये बात अक्सर वही लोग जानते हैं जिन्हें घर से धक्का दिया गया हो। उस रात कहीं और सावित्री के लिए बस ठंडी बेरहम हवा थी और गांव के बाहर टूटी सी कोठरी। हे भगवान, अगर इंसान इतना पत्थर दिल हो सकता है तो तू भी मत देखना। अगर मैं जिंदा बची तो इनको माफ नहीं करूंगी, और अगर मर गई तो इनकी ठंड कभी खत्म न करना। उसकी सांसें तेज हो रही थी, होंठ नीले पड़ गए, आंखों में आंसू नहीं बर्फ सी चमक रह गई। ठंड ने धीरे धीरे उसके हाथ, फिर पांव, फिर छाती को पकड़ लिया और उसकी सांस टूट गई। उसी वक्त हवा अचानक तेज हुई, जैसे किसी ने पूरा आसमान खोल दिया हो। कहते हैं तभी पहली बार लोगों ने ठंड का चलावा महसूस किया था। गांव के ऊंचे घरों की खिड़कियों से भी बर्फीली हवा ऐसी घुसी थी कि रातों रात 2 बूढ़े ठंड से मर गए। तब लोगों ने कहा, लगता है ठंड कुछ ज्यादा है इस साल। किसी ने नहीं कहा, लगता है हम ज्यादा निर्दयी हो गए हैं। कई साल बीत गए। सावित्री की कहानी हवा में धुंधला गई, पर उसका असर कभी नहीं गया। ठंड का चलावा अब सिर्फ कहानी था, पर इस साल की ठंड ने जैसे उस कहानी में फिर से जान फूंक दी थी। रामदास का घर उस रात पहले से ज्यादा ठंडा था। कर्ज बढ़ चुका था, काम कम हो चुका था और सेठ गोविंद की लालच और भी तेज हो गई थी। हरे राम, ये लो हिसाब की डायरी। ब्याज बढ़ गया है। 2 महीने की मोहलत दी थी, अब या तो पैसा दे या खेत का कागज। सेठ जी, मैं ठंड में भी पानी भरने का काम कर रहा हूँ, ईंट ढो रहा हूँ, खेत में भी झोपड़ी बना रहा हूँ। बस थोड़ा समय और दे दो। छोटू का सीना ठंड से बजने लगा है, दवा भी लानी है। मुझे तेरे बच्चों की खांसी से ज्यादा अपने नोटों की खनखनाहट प्यारी है। तू मेहनत कर, पर मेरे हिसाब से पीछे मत रहना, वरना इस ठंड में घर से बाहर क्या होता है तूने देखा तो होगा। रामदास ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में सावित्री का नाम नहीं था, पर उसकी आत्मा को ठंडी हवा की तेज चुभन याद थी। तो अब क्या करेंगे? दवा, लकड़ी, रजाई सब पैसा मांगता है, और सेठ सिर्फ खेत। मैं गांव के बाहर वाले मंदिर जाऊंगा। सुना है वहां एक फकीर नुमा बाबा आए हैं, बाबा रमजाना। लोग कहते हैं वो ठंड से कांपते हुए को देख नहीं पाते, शायद कुछ मदद कर दें। रामदास बाहर निकल पड़ा। उसके पीछे पीछे धीमे अदृश्य कदमों की आहट भी थी। ठंड का चलावा, या शायद सिर्फ हवा, या शायद दोनों। गांव से थोड़ा बाहर एक छोटा सा ढहता हुआ मंदिर, अंदर पीतल की छोटी घंटी और कोने में जलती हुई धुंधली सी आग। उसकी पीठ के सहारे बैठा था बाबा रमजाना। लंबी दाढ़ी, चेहरे पर एक अजीब सी शांति। प्रणाम बाबा। प्रणाम नहीं, सच बोल पहले, क्या खोजने आया है इस ठंड में? आ गया जवाब। दोनों बाबा।
घर में ठंड बहुत है, बच्चे कांप रहे हैं, काम है पर पैसा नहीं बचता, कर्ज है पर राहत नहीं मिलती। लोग कहते हैं ये ठंड का चलावा है। क्या ये भगवान का क्रोध या इंसान की करतूत? ठंड हमेशा ऊपर से नहीं आती बेटा, कभी कभी दिलों से भी उठती है। जब किसी को ठंड में छोड़ दिया जाता है तब उसकी सांसें हवा बनकर लौटती हैं। तो क्या हम सब सजा झेल रहे हैं? सवाल गलत है। बोल, क्या तू किसी को ठंड में अकेला छोड़ आएगा? किसी औरत को, किसी बच्चे को? अगर जवाब नहीं है तो ठंड तेरा दुश्मन नहीं, इम्तिहान है। बाबा, मेरे पास देने को कुछ नहीं। ये तो देख रहा हूँ। बाबा ने धीरे से अपनी बगल से पुरानी चाय निकाली। उसके किनारों पर धागे उधड़े थे, पर अंदर की रुई अभी भी भरी लग रही थी। ये ले जा, इसे किसी एक के लिए नहीं, पूरे घर के लिए फैला देना। और सुन, अगर रास्ते में कोई और ज्यादा ठंड में दिखे तो पहले उसे दे देना, बाद में बच्चों को। बाबा, मैं बाप हूँ, पहले अपने बच्चों को नहीं ढकूंगा तो क्या होगा? इसीलिए पूछ रहा हूं, इंसान बनेगा या सिर्फ बाप? कभी कभी जो हमारे सपने नहीं होते वो हमारी इंसानियत के असली इम्तिहान बन जाते हैं। याद रख, ठंड का चलावा उन घरों पर नहीं जाता जहां कोई दूसरे के लिए कंबल आधा बांट ले। रामदास रजाई लेकर बाहर निकला। हवा और भी तेज हो चुकी थी। दूर से गांव की हल्की टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। बीच में वही पुराना पीपल का पेड़, बर्फ से भरी मिट्टी, और बीच में अकेला रामदास रजाई कंधे पर डाले चल रहा था। तभी रास्ते के एक मोड़ पर उसने किसी को सिमटी हुई अवस्था में देखा। शायद कोई औरत दीवार के सहारे बैठी थी, बदन पर फटा कपड़ा, बाल चेहरे पर बिखरे। रामदास पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर बाबा की बात याद आ रही थी, पहले उसे ढकना जो ज्यादा ठंड में हो। माई, ये लो रजाई, पहले इसे ओढ़ लो। जैसे ही उसने रजाई उस औरत के कंधों पर रखी, उसे महसूस हुआ कंधे पर ठंड नहीं, बर्फ है, जैसे पत्थर हो। उसने चेहरे की तरफ देखा। चेहरा सफेद, होंठ नीले। वो तो पहले से ही मर चुकी थी। हे राम, कौन हो तुम? हवा ने मानो जवाब दिया, सावित्री। पीपल के पत्ते एक साथ हिले, जैसे किसी ने ऊपर से झटका दिया हो। रामदास पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। फिर उसने देखा जिस दीवार के सहारे वो औरत बैठी थी, अब कोई नहीं था, रजाई भी नहीं। ये क्या था? भूत चलावा या मेरी आंखों का धोखा? वो पीछे हटने लगा तो अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, हल्की ठंडी। भाग 1, एक बच्चे की सांस तुझ पर लिखी है। किसकी? मेरी छोटू की। रामदास बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा। उसके कानों में हवा की सीटी थी, आंखों के सामने बच्चों के चेहरे। जब रामदास घर पहुंचा, अंदर का मंजर देखकर वो वहीं दरवाजे पर रुक गया। अंगीठी बुझ चुकी थी, दीवारों से सफेद धुंध सी लटक रही थी। कामिनी छोटू को सीने से लगाए बैठी थी और मुन्नी कोने में बैठकर रो रही थी। देखो जी, छोटू का बदन अंगार जैसा गर्म हो रहा है, पर हाथ पांव बर्फ जैसे हो गए हैं। सांस ऊपर ऊपर चल रही है। अभी आया हूँ, बाबा से दवा नहीं मिली। पर रजाई कहाँ है? बाबा ने कुछ दिया नहीं। वो रुक गया। उसे याद आया रजाई तो रास्ते में गायब हो चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ खाली हाथ थे और एक ठंडी याद। दिया था, पर मैंने शायद किसी और को दे दी या किसी और ने ले ली। हाँ, ठंड में बैठी थी, मरी हुई या जिंदा समझ नहीं पाया, लेकिन बाबा ने कहा था। कामिनी की आंखों में एक साथ गुस्सा और डर भर गया। हमारे बच्चे मर रहे हैं और आप भूतों को रजाई ओढ़ा रहे हो। हार गए आप भी इस ठंड से और इस गरीबी से भी। भगवान भी हमें भूल चुका है। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।